नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं एयरपोर्ट्स के लिए जो वाई ग्रुप के हमारे टेस्ट चल रहे हैं, उन टेस्ट में से जीके के पोर्शन के अंदर पेपर 2 के अंदर जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों का डिस्कशन। जैसा कि पहले वीडियो के दौरान हमने चर्चा की थी कि एयरपोर्ट्स के वाई ग्रुप के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। उन 30 क्वेश्चनों का नाम है रागा, और उस रागा के तहत जनरल मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है। उस जीके के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया गया है। सिलेबस को हम पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी गहराई के साथ डिस्कशन कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि 7 से 8 सवाल जनरली हर एक साल एयरपोर्ट के जो वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। और विद्यार्थी इन्हीं सवालों के अंदर ऊह-पोह में रहते हैं, इन्हीं सवालों के अंदर कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि क्या वास्तव में इसी प्रकार के सवाल अगर एग्ज़ाम से पहले हम तैयार करके आते तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि केवल रीजनिंग और मैथ्स के बल पर या फिर इंग्लिश के बल पर हम वाई ग्रुप के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये मान के चलिए कि वो भ्रम में है। क्योंकि यदि किसी भी एग्ज़ाम में 7 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं तो पूछने वाले के भी कुछ न कुछ उद्देश्य रहे होंगे कि ये अगर सवाल आएंगे तो उस विद्यार्थी का एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसको परखा जाएगा। हमारा उद्देश्य भी यही है कि वाई ग्रुप के अंदर जो एक्स ग्रुप से ज़्यादा सीटें आती है, जिनमें क्यों ना आप ये जो जीके का पोर्शन है, जिस पोर्शन को आप जनरली एलिमिनेट कर देते हो, छोड़ देते हो, तो उस छूटे हुए पार्ट में से कुछ चीज़ें जो आपको आ जाए, 8 में से 5-6 सवाल अगर आपके बन जाए तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। हम इसी प्रकार से पेपर 1 में अपने डिस्कशन को कर चुके हैं। पेपर 2 का डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को पढ़िए, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथियों। सवाल यह है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि सवाल था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पहली बात कला, दूसरी साहित्य, तीसरा विज्ञान, चौथा खेल। व्यक्ति का नाम है शांति स्वरूप भटनागर। आपको बता दूं कि ये 1942 के अंदर भारत में एक संस्था की स्थापना हुई। 1942 में एक संस्था की स्थापना हुई थी भारत में, और उस संस्था का नाम था CSIR, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च। CSIR के ये संस्थापक थे। देखो, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक, और इन शब्दों से आशय पता चल रहा है आपको विज्ञान। यानी कि शांति स्वरूप भटनागर भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम पर भारत में एक पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, पहली बात CSIR जो 1942 में स्थापित की गई उसी के द्वारा दिया जाता है। और आपको बता दें, अगर इसी की शुरुआत अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ ले तो इसकी शुरुआत साथियों 1958 से हुई है। हर एक साल 1951 के पश्चात शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। सवाल ये भी बन सकता है साथियों कि ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है। 7 क्षेत्र में दिया जाता है। एयरपोर्ट्स में ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो मैं आपके साथ ये जो 7 नाम हैं, जो क्षेत्रों के नाम हैं जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो क्षेत्र है वो है साथियों जीव विज्ञान। यदि कोई वैज्ञानिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको ये प्राइज़ मिल सकता है। आप फेबुलस एकेडमी के पुरस्कार वाले टॉपिक के ऊपर जाके इनको और गहराई के साथ देख सकते हैं। वो भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उस सेक्शन के अंदर है, जहाँ पे 10 लेक्चर हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के आए हैं। वहाँ जाके आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई भी सवाल उस लेक्चर से बाहर जाने की कम ही संभावना है। अगला है रसायन विज्ञान में, उसके बाद में है भौतिक विज्ञान में। देखो, 3 ये चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं। एक गणित, गणित के अंदर भी ये दिया जाता है। गणित से ही निकल के आती है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी ये दिया जाता है।
यदि कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में काम अच्छा करता है तो उसको ये पुरस्कार मिलता है। तो देखिए 4 तो ये जो सामान्य हम 12th स्टैंडर्ड पर पढ़ते हैं वही है, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी से अगर कोई आगे कैरियर बनाता है तो वो है मेडिकल, तो मेडिकल में भी मिलती है। तो देखिए बायोलॉजी से आगे आ जाएगा मेडिकल, गणित मैथमेटिक्स से आगे आ जाएगा इंजीनियरिंग। 5 फील्ड ये हो गए। और 6वां जो फील्ड है साथियों, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7वां जो फील्ड है साथियों वो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, सोइल, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। 1958 से दिया जा रहा है, 7 क्षेत्रों के अंदर दिया जा रहा है और वो क्षेत्र ये है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा है कि पुरस्कारों वाले सवालों में अगर कभी भी शांति स्वरूप भटनागर एयरपोर्ट में सवाल पूछा गया तो आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी सहयोग करेगा एग्ज़ाम रूम में, आपको लगेगा कि आपका सवाल बन गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल ये है साथियों कि इनमें से कौन सा उपन्यास के लेखक चेतन भगत नहीं है। अब चेतन भगत हैं, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और आजकल के जो ये फिक्शन लिख रहे हैं, फिक्शन नॉवेल लिख रहे हैं, उनमें इनका बड़ा स्थान है। देखो 2 स्टेट से एक मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर आलिया भट्ट थी एक तरफ और एक अर्जुन कपूर थे, वो चेतन भगत के उपन्यास पे ही लिखी गई थी। 5 पॉइंट इन समवन है, ये भी चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। रिवॉल्यूशन 2020 भी चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। लेकिन रिवर ऑफ स्मोक है, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। सवाल भी यही पूछा है कि चेतन भगत के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया। देखिए पिछले लेक्चर में हमने इंडिका को देखा, प्राचीन भारत की कोई किताब थी उसको। इसमें हम अभी वर्तमान के अंदर जो लेखक है उनकी बुक्स के बारे में पूछ लिया। एयरपोर्ट के एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाता है, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से सवाल बनेगा। सवाल कहीं से भी बन सकता है, बस स्टैंडर्ड उसका एयरपोर्ट के जो सिलेबस है उसी के लेवल का रहेगा। तो रिवर ऑफ स्मोक है, इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। आपको बता दें अमिताभ नहीं है, अमिताभ। ये अमिताभ घोष वही शख्स हैं जिनको अमिताभ घोष जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए मिल चुका है, इसी पुस्तक के लिए, रिवर ऑफ स्मोक के लिए। ये एक उपन्यास है जिसके लेखक अमिताभ घोष है। बाकी ये तीनों के तीनों जो उपन्यास हैं इनके लेखक चेतन भगत हैं। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान में रखना है ये कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। आप फेबुलस एकेडमी के ऐप पर जाइए या यूट्यूब चैनल पर जाइए, बुक्स एंड ऑथर्स के 4 लेक्चर आए हुए हैं। उन 4 लेक्चर्स के अंदर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, दुनिया और आधुनिक भारत की जो बुक्स हैं उन बुक्स का एनालिसिस है। उसके आधार पर आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, वही बुक्स आप लर्न करोगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो टेस्ट में पूछा गया साथियों, टेस्ट नंबर 2 में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है डिफेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल ये था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। पटाभी सीतारामैया ने किया है, मैडम भीकाजी कामा ने किया है, पिंगाली वेंकैया ने किया है या JB कृपलानी ने किया है। साथियों आपने तैयारी की है, कहीं ना कहीं विधिवत कोचिंग भी लिया, नहीं तो सेल्फ स्टडी भी की होगी। आप इसका एक बार आंसर दीजिए सवाल नंबर 3 का कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। आशा है कि आप में से खूब सारों ने इसका राइट आंसर दिया है। हम इसका देख लेते हैं कि राइट आंसर है पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने जो ये हमारा 3 रंग का जो झंडा है, तिरंगा है, इस तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था और उसी डिज़ाइन के तहत ये अपनाया गया। ध्यान रहे आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 के अंदर साथियों जर्मनी के अंदर एक शहर है, उस पर
तिरंगा झंडा पहली बार फहराया, लेकिन वो इस टाइप का नहीं था जो अभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार है, और उस जगह का नाम था स्टूटगार्ड। आपसे यदि पूछ ले कि प्रथम तिरंगा किसने ले रहा, 3 रंगों का झंडा जिसका अनुपात अलग था, बीच में अशोक चक्र भी नहीं था, लेकिन मैडम भिकाजी कामा ने स्टूटगार्ड जर्मनी के अंदर 1907 में उस झंडे को लहराया था। बाकी जे.बी. कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और अगर हम देखें पिटाभी सीतारमैया तो हीरापुर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में त्रिपुरी अधिवेशन के समय कांग्रेस के अंदर जो एक फूट पड़ी थी, महात्मा गांधी चाहते थे कि पटाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, जबकि कांग्रेस के बाकी जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तो वो वही पटाभी सीतारमैया है जो महात्मा गांधी के बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है। और जे.बी. कृपलानी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जे.बी. कृपलानी झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष भी थे। झंडे का प्रारूप तैयार किसने किया है? पिंगाली वेंकैया ने। लेकिन ये झंडा समिति के क्या है? अध्यक्ष। भारत की आज़ादी के बाद झंडा बनाने की जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे ये। तो ये आपको ध्यान रहे, तीसरे क्वेश्चन में मैडम भिकाजी कामा के बारे में भी तथ्य कभी पूछा जा सकता है, पिंगाली वेंकैया के बारे में पूछा जा सकता है, जे.बी. कृपलानी के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एयरफोर्स के, नेवी के एग्जामों में, कि सत्यमेव जयते जो एक आदर्श वाक्य है भारत का, अशोक स्तंभ के नीचे हमेशा लिखा हुआ मिलता है, वो आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। मैं ये 2 आपके काट देता हूँ, न तो केन है न छांदोग्य। अब 2 ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है, एक तो है ए और एक है डी। ए में है मांडुक्य उपनिषद और डी में है मुंडक उपनिषद। देखो नामों से ऐसे लग रहा है एक से ही है, समरूप है, दिखने में समरूपता है, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर है। मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद में अंतर यह है कि मुंडक उपनिषद से ही ये सत्यमेव जयते लिया गया है, और मुंडक उपनिषद जिस वेद से संबंधित है उस वेद का नाम है अथर्ववेद, जबकि मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से उद्धृत है, उसी से लिया गया है। अगर इसका हम संधि रूप लिखें तो वो ऐसे होगा, मुंडको उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद और मुंडकोपनिषद, कोई सा भी वर्ड आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका आशय एक ही है साथियों, एक ही है मतलब उसका। तो ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये कंफ्यूजिंग वाले 2 उपनिषदों से हमने कर दिया, ये नहीं होगा, मांडुक्य नहीं है, मुंडक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। देखिए यहाँ हम टेस्ट के अंदर जो भी सवाल देंगे, सवाल इस उद्देश्य से नहीं देंगे कि स्टूडेंट को आ रहा है या नहीं आ रहा है। सवाल देने का हमारे सामने पूरा सिलेबस पड़ा है एयरफोर्स का, एयरफोर्स के विगत सालों में आए हुए सवाल हैं उनको भी हमने स्टडी किया है। पिछले 3-4 सालों के अंदर जो जो स्टूडेंट टेस्ट दे के आए हैं उनसे मेमोरी बेस्ड पर सवालों को निकाला है। जो अभी एयरफोर्स में अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चयनित विद्यार्थी हैं, उनके साथ भी हमने संवाद किया है। तो ये पूरी चर्चा करने के बाद में हम यहाँ एनालिसिस के लिए अपने फेबुलस एकेडमी के जो पोर्टल है उसके जो सवाल हैं वहाँ सवाल ला रहे हैं। आपको ये बता दें कि फेबुलस एकेडमी है वो वर्तमान के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी या फिर विभिन्न टेरिटोरियल फोर्स, विभिन्न जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में आपके सामने ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं, या फिर जो भी सेवाएं दी जा रही है एजुकेशन के तौर पर वो दी जा रही है। तो ये जो भी प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास में पूर्णतः ये मान के चलिए क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है और समय का भी ध्यान रखा जा रहा है।
तो आप फेबुलस एकेडमी के साथ लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर ये चीज़ें आपको ठीक लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया। 4 डेट है, 1896, 1911, 1930, 1950। देखिए 1950 में तो सर्वप्रथम कैसे होगा। 24 जनवरी 1950 को तो स्वीकार किया गया। 1950 को तो ये भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, तो ये ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1930 नहीं है, 1896 और 1911 में होगा। राइट आंसर है 1911। 1911 बात है साथियों कलकत्ता की, जो हुगली नदी के किनारे है, वर्तमान में कोलकाता कहलाता है। वहीं पर कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे एस के धर, सॉरी इसको हम एक बार वापस लिख लेते हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन था और उसके अध्यक्ष थे एस के धर, और साथियों इन एस के धर की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ उसमें ही ये सर्वप्रथम गाया गया, सर्वप्रथम गाया गया, गायन किया गया। अगर हम इसकी गायन अवधि की बात करें, ये कितने समय में गाया जाता है, तो आप सब लोगों को पता है कि ये गाया जाता है साथियों 52 सेकंड में। 52 सेकंड के अंदर ये गाना जरूरी है। अगर इसके हम लेखक या रचयिता की बात करें कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो उनका नाम है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा के अंदर जन गण मन अधिनायक जय है ये लिखा है, सॉरी संस्कृत भाषा के अंदर लिखा है। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर का ही एक आमार सोनार बांग्ला नामक गीत है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, और दुनिया के ये एकमात्र लेखक हैं, रचयिता है, कवि हैं जिनके 2 गीतों को 2 देशों के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ एक डेट और आई है साथियों 1896। 1896 में ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखना, आप ध्यान देना। कलकत्ता के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को गाया गया। अगर हमारे राष्ट्रगीत की बात करें तो वो है साथियों वंदे मातरम। वंदे मातरम कलकत्ता के अंदर 1896 में ही गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था, और स्वयं बंकिम चंद्र जो चटर्जी है उन्होंने गाया था। तो ये डिटेल भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है साथियों। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस प्रकार के सवाल प्रतीकों के सवाल हैं। फेबुलस एकेडमी ने बहुत ही ढंग से जीएस के साथ साथ और बाकी इंग्लिश, टेक्निकल मैथ्स, फिजिक्स जो एक्स ग्रुप के लिए है, बाकी वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के जो पोर्शन है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इसी क्वालिटी के अंदर अपने ऐप के ऊपर दिया है। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से ये सभी के सभी वीडियो है आपको चरणबद्ध तरीके से पीडीएफ के साथ और सेक्शन वाइज टेस्ट के साथ मिल जाएंगे। आशा है कि दूसरे टेस्ट जो वाई ग्रुप का था उसका डिस्कशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का रहेगा। आप फेबुलस एकेडमी के साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और फेबुलस एकेडमी के टेस्ट लगातार देते रहिए ताकि आपको ऑल इंडिया जो रैंक है उसका पता चल सके और आपकी तैयारियों में कहाँ कुछ कमी रह रही है वो इस एक्सप्लेनेशन के साथ बाद में आप उस कमी को पूरा कर सके और इससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए तैयारी के साथ बने रहिए।